आदाब, मैं हूं रिजवान खान। आप सबका इस्तकबाल करता हूं तहज़ीब टीवी पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अहम मुद्दा जिस पर बात करेंगे। बात होगी इजराइल और हमास की जंग को लेकर। अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसमें 4,000 से ज़ायद बच्चे हलाक हो चुके हैं और लाखों न जाने कितने घर बेघर हो चुके हैं। रेफ्यूजी कैंप में फ़िलिस्तीनी और गाज़ा के लोग रहने को मजबूर हैं। सवाल जो सबसे बड़ा अब भी बनता है वो ये है कि इसमें OIC क्या कर रही है, यानी जो खलीज ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, इनका क्या रोल है, इनका क्या किरदार है। जिसमें सबसे बड़ी ख़बर ये है, सलाम करना चाहिए हमें एक छोटे से अरब मुल्क को जिसका नाम है बहरीन, जिसने कुछ रोज़ पहले अपने सिफारती ताल्लुकात जो हैं इसराइल से ख़त्म किए, यानी अपने एम्बेसडर को इसराइल से वापस बुला लिया और इसराइल एम्बेसी से वहाँ के जो एम्बेसडर थे उनको अपने मुल्क वापस भेज दिया। इसके अलावा बोलीविया, चिली, कोलंबिया और जॉर्डन की बात करें तो इन्होंने भी इससे पहले यानी बहरीन से पहले अपने सिफारती रिश्ते इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए थे। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, जो इसराइल हमास की जंग की बात करें तो इस पर उनके काफ़ी बयान आ चुके हैं, काफ़ी डिबेट्स में वो शामिल हो रहे हैं क्योंकि इस मामले के वो माहिर समझे जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें मदऊ करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि आप पैनी नज़र रखे हुए हैं इसराइल हमास की जंग की ख़बरें जो हैं उस पर, और ताज़ा अपडेट जो है यानी आज की जो खबर है वो ये है कि इसराइल ने ये कहा है कि 48 घंटों में शायद गाज़ा शहर में इजरायली सेना घुस जाए। अब तक हमास के कई ठिकानों पर उसने हमले भी किए हैं, बमबारी लगातार फ़िलिस्तीन पर जारी है। क्या कहेंगे आप सबसे पहले इस बयान पर? देखिए, तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं जिस तरह से इसराइल ने जब से ये बमबारी शुरू की है, फ़िज़ाई बमबारी, और कई बार वो इसराइल ने कहा है कि वो ज़मीनी सतह पर वो गज़ा में घुसकर वॉर करेगी। लेकिन कई बार उसने कोशिश भी की, कुछ हद तक अंदर जाते हैं, बार बार वो फिर बाहर चले आते हैं। वो जो वहाँ की जो हकीकत है उसके हिसाब से वो बार बार चाहते हैं कि पहले फ़िज़ाई हमले के ज़रिए हमास की या कमर तोड़ी जाए, उसके बाद वो ज़मीनी हमला करें। ज़मीनी हमला करने की अभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे जी। अमली तौर पर नहीं है कि वो बोलते ज़रूर हैं। वॉर में एक स्ट्रेटजी होती है कि सामने वाले को, जो अपोनेंट है, उसको कमज़ोर किया जाए, दुश्मन को कमज़ोर किया जाए, बार बार उसको कई तरह साइकोलॉजिकल प्रेशर देके। लेकिन वो अमली तौर पर वो ग्राउंड पर जाना नहीं चाहते हैं। ग्राउंड पर जाने से उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जितनी बार उन्होंने कोशिश की है ग्राउंड पर जाने की, उतनी बार उनको नुकसान आना पड़ा है उनके जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। वो काफी बड़ी तादाद में उनके टैंक्स और उनके जो फौजी हैं वो वहां मारे गए हैं, जब उन्होंने जिस दिन कोशिश की है वहां पर घुसने की और अपने टैंक ले जाने की। तो इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि OIC की हम बात करें तो OIC की मजबूरी क्या है, क्यों वो कोई एक सख्त कदम नहीं उठा पा रही है इसराइल के ख़िलाफ़। हालांकि कई बार सऊदी अरेबिया की बात करें या दूसरे ममालिक जो हैं उनकी बात करें, उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार तो किया है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन ऐसे में बहरीन का जो ये कदम है, कुछ रोज़ पहले, अभी 3-4 रोज़ पहले उसने अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए हैं इसराइल के साथ और अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया वहाँ से। OIC में वो पहला मुल्क और दूसरा जॉर्डन, ये 2 मुल्क हैं जिन्होंने अपने सिफारती ताल्लुक़ जो हैं वो ख़त्म किए हैं। बाकी अगर OIC की बात करें तो बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं इसमें, जैसे सऊदी अरेबिया है, UAE है, मिस्र है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या कतर है, कुवैत है, ओमान है। इन लोगों ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे में क्या मजबूरी आप समझते हैं OIC की या ये बड़े बड़े जो अरब ममालिक हैं इनकी? ये अपने आप में सिर्फ लफाजी से काम लेते हैं कि बहुत सारी मजबूरियां हैं। ये जिसकी वजह से ये स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ये मीटिंग जरूर बुलाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, OIC जो ममालिक हैं उनके तमाम जो सरबराहान हैं उनकी मीटिंग हुई, लेकिन कोई हतमी फैसला ये नहीं कर पाए। और बार बार ये सिर्फ कुछ न कुछ बयान दे देते हैं, कभी सख्त बयान देते हैं, कभी मॉडरेट तरीके का बयान आता है, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मोरली वो ऐसा लगता, मैं कहने में मुझे कोई गुरूर नहीं कि मोरली इतने बैंकरप्ट हो चुके हैं कि 1 महीने गुजर चुके, 10,000 लोग तकरीबन मासूम लोगों की जान जा चुकी है फिलिस्तीन में, गजा में। उसके बावजूद, जिसमें तकरीबन 4,000 मासूम बच्चे हैं, उनकी लाशों को देखने के बाद भी ये सख्त स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इनकी मजबूरी समझा जा सकता है, इनके मोरल
स्टैंड को समझा जा सकता है कि ओआईसी कंट्रीज क्यों नहीं कोई फैसला ले पा रहे हैं, क्यों नहीं कोई स्टैंड ले पा रहे हैं। अब बात जो आपने बहरीन और जॉर्डन की, तो ये तमाम लोग 1 महीने में 10,000 लोगों को मरवाने के बाद अगर जाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। सब कुछ लुटाने के बाद अगर होश में आ ही रहे हैं, तो ऐसा होश में आने का क्या मतलब है, वो तब जागना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुर्की ने भी अनाउंस किया परसों, पहले तुर्की के इन्हें भी अपने सफारती ताल्लुकात खत्म किए, अपने सफीर को वापस बुलाया। आप बेहिसी का और इनसेंसिटिविटी का आलम देख सकते हैं कि फिलिस्तीन में जिस दिन 2-3 दिन पहले जिस दिन 9,000 लोगों का जब तक कत्ल हो चुका था और वहां फदाई बारी जारी थी, मासूम हॉस्पिटल में वहां दवाएं नहीं है, खाने के लिए लोगों को फूड नहीं है, गज़ा नहीं है और पीने का पानी मयसर नहीं है, वैसे में और मासूमों की जान जा रही है, बच्चों पर बमबारी हो रही है, बच्चों की जान जा रही है, औरतें बिलख रही हैं। और वहां शकीरा का रियाद में रियाद सीजन के नाम का जो फेस्टिवल चल रहा है, वहां पर इमाने जो वर्ल्ड का बड़ा रैपर है उसको बुलाकर, जो दुनिया की बड़ी पॉप सिंगर है, डांसर है, शकीरा को बुलाकर वहां उस तरह की का इनसेंसिटिव गैर हसास का रक्स और डांस चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने कुछ वक्त पहले जब बमबारी जो है फ़िलिस्तीन पर ज़्यादा बढ़ गई थी और अस्पताल पर हमला किया गया था जिस पर 500 लोग तकरीबन हलाक हुए थे, तो उस वक्त इन सारे अरब ममालिक ने यूएन पर प्रेशर बनाया था कि वो एक रेजोल्यूशन लाए जिसमें जंग रोकी जाए, उस पर वोटिंग हो। और ये तो कहीं ना कहीं कदम इनकी वजह से, इनके प्रेशर की वजह से था कि जिसमें ओआईसी ममालिक शामिल थे। इसके अलावा अगर देखें, जैसे हाल ही में बयान आया अभी कैबिनेट मिनिस्टर का इजराइल के, कि वो एक मुतबादिल है उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का, यानी एटम बॉम्ब का, जो फ़िलिस्तीन पर गिरा सकते हैं। इस पर हालांकि सऊदी अरेबिया ने, जॉर्डन ने और कतर ने इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है और उन्होंने कंडम किया है इस बात को कि ये बहुत गलत बयानबाजी है, जिस पर उनको इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। तो ऐसे में क्या हम एक ही रुख देखें, एक ही नज़रिया रखें कि जो अरब ममालिक हैं इनकी मजबूरियां हैं, ये कोई कदम नहीं उठा रही, लेकिन बैकफुट पर आकर कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के हक़ में काम तो कर रही है? देखिए, फ़िलिस्तीन के हक़ में काम करने का मामला यह है कि अभी सिर्फ वहाँ पर लफाजी से काम हो रहा है। और अगर काम के सिलसिले में पहले सवाल का जवाब दे दें कि इन लोगों ने यूएन में रेजोल्यूशन लाया प्रेशर बना के, जब हॉस्पिटल पर बमबारी हुई, इसके बाद क्या हुआ? इसराइल ने क्या जवाब दिया? इसराइल ने यूएनओ को ही नकार दिया, यूएन के फैसले को नकार दिया। हाँ, बिल्कुल कहा कि वो हम उसको नहीं मानेंगे। और यहाँ तक के यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस को उन्होंने कह दिया कि हम आपको वीजा नहीं देंगे, आपके लोगों को वीजा नहीं देंगे, आपकी आने की हिम्मत आप मत जुटाइए कि इसराइल में आप आ भी सकते हैं, हम आपको अपने यहाँ आने तक की इजाजत नहीं देते हैं। उनको सीधा नकार दिया। एक तरह से यूं कहें कि उसने यूएनओ के वजूद को ही, उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया। क्या कर लेंगे, क्या कर लिया लोगों ने? प्रेशर बना के वहां रेजोल्यूशन को नहीं माना और फिर अमेरिका की तब भी पुष्टपनाही, अमेरिका तब भी वीटो कर रहा है इसराइल के लिए। क्या इकदाम कर रहे हैं ये? तो बात बस कुव्वत की है। ये अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं करेंगे जब तक अमली तौर पर, लफादी से जब तक काम लेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। यूएन को पूरे दुनिया का, यूएन तो वैसे भी कितना एक्टिव है वो समझा जा सकता है कि यूएन को ही नकार दिया इसराइल ने, दुनिया तमाशा देखती रह गई। और मामला है मदद करने का, अमली तौर पर मदद करने का। क्या कोई भी इस्लामिक वर्ल्ड से क्या मदद पहुंची? सबसे उससे अच्छी मदद तो भारत से पहुंच गई। वहां भारत ने आज से 2-3 हफ्ते पहले वहां पर इमदादी कार्रवाई कर दी। यहाँ से हवाई जहाज के जरिए फूड पैकेट्स भेज दिए, पानी, दवाएं और बहुत सारी जरूरी जो चीजें हैं, जो इंसानी मदद की चीजें हैं, जो वहां के लिए भेज दी, वहां के फिलिस्तीनियों के लिए भेज दी। इसके बाद भी गैरत नहीं है उन लोगों को कि सऊदी अरब आज से 3 दिन पहले ये अनाउंस करता है, वहां के जो किंग हैं, किंग सलमान और जो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस करते हैं कि अब हम लोग चंदा इकट्ठा करें। वहां पब्लिक से चंदा कर रहे हैं वो लोग। ये और बात है कि $20 मिलियन और $30 मिलियन उन दोनों बाप बेटों ने दिया है और उसके बाद बाकी वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आवाम से। अब जागे हैं 1 महीने के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद। आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं कि ज़मीनी जंग की बात करें तो क्या वो अपनी ज़मीनी जंग को भी शुरू कर देगा, या इजराइल के लिए मुश्किल होगा ज़मीन पर जाकर लड़ना उनके साथ और काबू पाना? इसराइल के लिए जमीन पर लड़ना उतना आसान नहीं होगा। वो फदाई हमले करके पहले बर्बाद करना चाहते हैं तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट हैं,
जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको वो उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं हमास की। उस बहाने वो हमास के बहाने वो आवाम को वाइप आउट कर रहे हैं, जेनोसाइड चल रहा है वहां पर। इसके लिए ईरान की बार बार धमकी आती है इसराइल को, ईरान के सख्त बयानात आते हैं, ईरान की तैयारियां भी दिखती हैं फौजी सतह पर। अगर ईरान वाकई कोई इक़दाम करता है वहां के फिलिस्तीनी अवाम के हक में, तब मुस्लिम दुनिया की मजबूरी हो जाएगी, अरब वर्ल्ड की मजबूरी हो जाएगी वो ईरान के पीछे रैली करें। तब कुछ उम्मीद लगती है कि शायद ये हवाई हमला भी कम हो, रुके, और तब वो जमीनी सतह की जंग भी रोकी जा सकती है। जो इसराइल बार बार घुसने की बात करता है तब उसको रोका जाए, लेकिन इसके लिए कोई अमली इक़दाम करना पड़ेगा, जो ईरान से ही उम्मीद लगती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तहज़ीब TV।